रागिनी अपनी गृहस्थी बड़े ही तरीके से और नियम से चलाती है। ढलती उम्र के साथ उसके हाथ पैर भी जवाब देने लगते हैं और अब वो अपनी गृहस्थी अपनी बहुओं को देकर मुक्त होना चाहती है। एक रोज रागिनी अपने पति शंभू से कहती है, दोनों बेटों की शादी कर देनी चाहिए हमें, अब ज्यादा देर करने का कोई फायदा ना है। मैं भी यही सोच रहा था, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। चलो लड़की देखता हूँ मैं। शंभू और रागिनी दोनों ही अपने बेटों के लिए लड़की देखने लगते हैं। दिन बीतने लगते हैं। शंभू के पास एक अगवा आता है और कहता है, ऐसा है शंभू जी, घर बैठे लड़की नहीं मिलेगी। आजकल कहाँ पहले वाली बात रही है कि रिश्ते घर आ जाते थे। मैंने सुना है आप अपने बेटों के लिए लड़की देख रहे हैं। हाँ, सुना तो सही आपने। अब ये काम मुझे दीजिए, फिर देखिए आपके दोनों बेटों के हाथ कैसे पीले करवाता हूँ। महीने भर में सगाई और शादी दोनों करवा दूंगा। ठीक है, ऐसा है तो आप बताओ हमें लड़की। ठीक है, अगले हफ्ते का वक्त दीजिए मुझे, मैं आपके बेटों के लिए सुंदर लड़कियां देखता हूँ, लेकिन पूरे 50,000 लूंगा, उससे 1 रुपया कम नहीं। अरे ले लेना भाई, लेकिन रिश्ता अच्छा करवा दो। अगवा वहां से चला जाता है। उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कैसे भी शंभू के दोनों बेटों की शादी करवा दी जाए ताकि उसे पैसे मिल जाए। अगवा अपना पूरा दिमाग चला लेता है, लेकिन कोई भी लड़की वालों को शंभू के दोनों बेटे संदीप और विकास पसंद नहीं आते। अब क्या करूं, दिमाग ही नहीं चल रहा है, मेरा माथा खराब हो गया। ऐसे बदसूरत लड़कों को भला कौन ही अपनी बेटी देगा। बात तो सही है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। पैसे जो चाहिए मुझे तो शादी करवानी है, उससे क्या है, लड़की कैसी भी हो। आंचल और पूर्णिमा, हाँ, इन दोनों भाई के लिए देख लेता हूँ। अगवा तुरंत आंचल और पूर्णिमा के घर वालों से मिलने के लिए जाता है और कहता है, देखिए मैं आपकी दोनों लड़कियों के लिए होनहार लड़कों का रिश्ता लेकर आया हूँ। ऐसा लड़का आपको दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। देखो, मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं देने वाला। अरे मुझे चाहिए भी नहीं, बस आप लड़के देख लो। आंचल का पिता मन ही मन सोचता है, उनकी बेटियों की हरकतें ऐसी है कि उसे कोई भी लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए वो झट से राजी हो जाता है। अगले हफ्ते अगवा शंभू को आंचल और पूर्णिमा की तस्वीर दिखाकर कहता है, ये दोनों बहनें कैसी लग रही है? आपके बेटों के लिए इनसे अच्छी और सुंदर लड़कियां नहीं मिल सकती। पसंद है तो बताइए, बात आगे करूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा इन्हें। शंभू तुरंत कहता है, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे पसंद है लड़कियां। वैसे लड़कियां सुंदर है, लेकिन सुंदर से क्या होता है, लड़कियां अच्छी होनी चाहिए। तुम बात आगे करो। ठीक है, आप लोग कल मिल लो लड़की के परिवार वाले से। ठीक है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। अगवा खुश होकर चला जाता है और इधर रागिनी शंभू से कहती है, ये क्या है, लड़की वालों के बारे में तुमने कुछ पूछा भी नहीं और हाँ बोल दी। पहले पता तो कर लो घर परिवार के बारे में। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे बेटों को कोई लड़की मिल रही है क्या? ज्यादा जांच पड़ताल किए तो पता चला ये रिश्ता भी मना हो गया। लड़की सुंदर है, देखो मैंने तस्वीर देखी है, तुम भी देख लो। आप समझ नहीं रहे, मुझे नहीं पता, जो करना है करो। ऐसे ही लड़की वालों के घर आदमी नहीं चला जाता, तैयारी भी करनी पड़ती है। और इसमें तैयारी क्या करनी है, बस झट से नेक कर देंगे और क्या, दोनों बहुओं को लिफाफा पकड़ा देना। हाँ ठीक रहेगा ये, वरना अभी कहाँ से कपड़ा और दूसरी चीजों का लफड़ा करूंगी। अगले दिन शंभू रागिनी अपने दोनों बेटों के साथ आंचल और पूर्णिमा को देखने पहुंच जाते हैं। रागिनी आंचल और पूर्णिमा को देखकर कुछ पूछती ही नहीं। दूसरी तरफ आंचल और पूर्णिमा के घर वाले भी संदीप और विकास से कुछ पूछते नहीं और रिश्ता पक्का हो जाता है। महीने भर में ही संदीप और विकास की शादी हो जाती है और अगवा अपना पैसा लेकर गायब। मुझे क्या है, मुझे तो मेरे पैसे मिल गया। अब इनका बहू माथा फोड़े या बहुओं का, ये मुझे क्या है, बड़ी मेहनत से पैसे देखने को नसीब हुआ है। अगवा चला जाता है। इधर रागिनी अपनी दोनों बहुओं का स्वागत बहुत अच्छे से करती है और कहती है, बहू अब तुम लोगों को ही सब करना है। एक बहू होती है तो सास उसे समझती है और साथ में थोड़ी बहुत मदद करती है, लेकिन मेरे यहाँ तो एक साथ दो बहुएं आ गई है, तो अब मुझे तो आराम मिलना ही चाहिए, है ना? मम्मी जी हम देख लेंगे। मैंने सुना है अपने मायके में तुम दोनों ही सब काम करती थी। तुम्हारी माँ ने तो कहा था मुझे कि तुम लोगों को कढ़ाई बुनाई भी आती है, लेकिन अब इन सब की जरूरत ही क्या पड़ती है, खाना घर सफाई बर्तन ही कर ले बहू तो बहुत है। मम्मी जी क्या काम वाली नहीं है इस घर में? बहू काम वाली तो मैंने कभी रखी नहीं, लेकिन अभी शादी का घर है तो एक काम वाली को रखना पड़ा था, बस अगले हफ्ते उसे हटा दूंगी, तब तक तुम दोनों भी एडजस्ट हो जाओगी। यहाँ आंचल और पूर्णिमा एक दूसरे को देखती है और मुस्कुराकर एक साथ कहती है, हाँ मम्मी जी हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। हाँ मम्मी जी हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और आंचल पूर्णिमा से कहती है, मम्मी जी कढ़ाई और बुनाई की बात करती है, अब देखो कैसे मैं तख्ता पलट कर रहती हूँ इस घर का।
हम और काम करेंगे। कभी नहीं, मायके में तो कभी हमने एक गिलास पानी भी नहीं उठाया, और मम्मी जी को लगता है यहाँ हम उन्हें काम करके निहाल कर देंगे। अरे बहन, निहाल हम उन्हें नहीं, अब खुद को करेंगे। मम्मी जी बोलती रहेंगी और हम कान बंद रखेंगे। गरम लस्सी और ठंडी चाय मम्मी जी को पीनी पड़ेगी अब। आंचल और पूर्णिमा एक दूसरे के गले लगकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। और अगले दिन सुबह आंचल और पूर्णिमा 9 बजे उठती है। रागिनी को लगता है कि बहुओं का पहला दिन है, तो वो उन्हें कुछ कहती नहीं। रागिनी और पूर्णिमा नाश्ता बनाकर लाती है और सबको परोसती है। नाश्ता देखकर शंभू और बाकी सबके मुंह का रंग बदल जाता है। दाल चावल दिन में भला कौन खाता है? मैं तो हमेशा रात में ही खाता हूँ, और मैं दोपहर में। ये नाश्ते में दाल चावल थोड़ा अजीब नहीं लगा तुम दोनों को? ये तो नहीं खाया जाएगा मुझसे। बहू, तुम दोनों को खाना बनाने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। यह कौन सी बात हुई? अब कोई नाश्ता करेगा ही नहीं तो बनाने का क्या फायदा? हमारे यहाँ दिन में कभी दाल चावल नहीं बनते। मम्मी जी, आप ही ने कहा था सब तुम लोगों को ही संभालना है। अब हमारे मायके में तो हम सुबह ही दाल चावल खाते थे। कोई बात नहीं बहू, कुछ मंगवा लेते हैं बाजार से। संदीप, बाजार से कचौड़ी ले आजा। हाँ पापा, जाता हूँ। सब कचौड़ी सब्जी खाते हैं और दाल चावल दोपहर में खाते हैं। इस तरह आंचल और पूर्णिमा को दोपहर में कोई काम नहीं करना पड़ता। शाम को रागिनी शंभू से बात कर रही थी। बहुओं की माँ ने तो बहुत तारीफ की थी बहुओं की। ये आता है उन्हें, वो आता है उन्हें, सारा घर यही दोनों संभालती है। और देखो, ये तक नहीं हुआ कि शाम को सास ससुर से चाय पानी ही पूछ ले। तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये दोनों भी नई है, एक बार में सब समझ जाएगी। तुम खुद से बोल दो भी चाय बनाने को। आप ना मुझे कभी सही नहीं समझेंगे। आंचल बेटा सुनो। आई मम्मी जी। आंचल आती ही रागिनी उससे कहती है, बहू शाम का समय है, चाय पानी कुछ बनाओ। हाँ हाँ मम्मी जी, क्या बना दूं आपके लिए, चाय या कॉफी? बहू मेरे लिए एकदम गरम चाय। और हमारे यहाँ ना सुबह भी चाय सब पीते हैं, तो सुबह जल्दी उठ जाना। हाँ ठीक है मम्मी जी। पापा जी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? बेटा मुझे तो लस्सी पसंद है, एकदम ठंडी ठंडी लस्सी ले आ, पीकर मैं बाजार जाऊंगा। अभी पूर्णिमा से बोलकर बनवाती हूँ, मैं अपने कपड़े अलमारी में लगा रही थी। हाँ हाँ कोई बात नहीं बहू। आंचल पूर्णिमा को चाय और लस्सी बनाने को कहती है। पूर्णिमा रसोई में जाती है। चाय ठंडी और लस्सी गर्म बनाने को कहा है ना दीदी ने, आज उनकी पसंद का ही बना देती हूँ। पूर्णिमा चाय चढ़ाती है और दूसरी और लस्सी बनाती है। चाय तो मम्मी जी ने ठंडी मांगी थी, एक काम करती हूँ उसमें बर्फ डाल देती हूँ, चाय तो ठंडी हो जाएगी। लेकिन लस्सी कैसे गर्म करूँ? एक काम करती हूँ, लस्सी में गर्म पानी डाल देती हूँ। पूर्णिमा गर्म पानी करके लस्सी में डालती है और चाय और लस्सी ले जाकर अपने सास ससुर को देती है। देखते ही रागिनी कहती है, बहू हाथ थोड़ा जल्दी चलाना सीख, एक चाय और लस्सी बनाने में इतना वक्त लगता है क्या? मम्मी जी, वो चाय को ठंडी और लस्सी को गर्म करने में वक्त लग गया। अरे बेवकूफ, चाय कौन ठंडी पीता है? सब काम उल्टे करने ही आते हैं क्या? शंभू लस्सी देखता है और उठकर चल देता है। रागिनी बोलकर रह जाती है। फिर पूर्णिमा आंचल से कहती है, दीदी तुमने मुझे जो कहा वही तो मैंने किया। अरे मैंने उल्टा कहा ताकि अब से मम्मी जी हम दोनों को चाय और लस्सी बनाने को कभी ना कहे। अरे कैसे तो मुझसे भी आगे निकल गई दीदी। दिन बीतने लगते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और कामवाली का महीना पूरा हो जाता है। रागिनी कामवाली को हटाने लगती है। तभी आंचल रागिनी से कहती है, मम्मी जी मैं क्या बोल रही थी, कामवाली को रहने देते हैं ना, झाड़ू पोछा करना बड़ा भारी हो जाता है क्योंकि 3 टाइम गरम खाना बनाना पड़ता है। अरे बहू, इसी बीच तो टाइम निकालना पड़ता है। मैंने जिंदगी भर बिना कामवाली से ही काम किया है, वो भी अकेले। और तुम दोनों तो दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। जैसे भी करो, करना तो तुम दोनों को ही होगा। पूर्णिमा आंचल को आंख से इशारा करती है और आंचल कहती है, ठीक है मम्मी जी, मैं और पूर्णिमा कर लेंगे सब काम। रागिनी अपने कमरे में जाती है। उसके बाद आंचल पूर्णिमा से कहती है, एक ट्रायल दिखाने के बाद मम्मी जी समझी नहीं कि ये तो ट्रायल थी, अभी पूरी फिल्म देखनी बाकी है। अब हम क्या ही कर सकते हैं दीदी, फिल्म चलानी ही पड़ेगी। आज का दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह रागिनी अपनी और सबकी चाय बना लेती है। तब जाकर आंचल और पूर्णिमा उठती हैं। दोनों बहू उठते ही नहा धोकर सीधे रसोई में चली जाती है और डोसा तैयार कर लेती है। नाश्ते में डोसा देखकर रागिनी कहती है, बहू नाश्ते में डोसा और इडली दोनों बना लेती। मम्मी जी, अब सारे काम तो हमें ही करने हैं ना, चाहे जैसे करें। तो अभी हमने डोसा बना लिया, ताकि फिर इडली बनाकर रख देंगे दिन भर की, और फिर बाकी की काम कर लेंगे। कोई बात नहीं है बहू। मेरे तो ऑफिस के बाहर भी सुबह डोसा मिलता है, मैं खा लूंगा। शंभू और उसके दोनों बेटे मुंह बंद करके खा लेते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब इन्हें मैनेज करना ही होगा।
तो रोके क्यों करे, खुशी खुशी क्यों नहीं। रागिनी का खून खौलने लगता है और वो नाश्ते की टेबल से उठ जाती है, लेकिन पूर्णिमा और आंचल को एक जरा फर्क नहीं पड़ता। बाकी सबको खिलाकर दोनों बहनें भी खाने बैठ जाती हैं। दीदी आज तो मजा ही आ गया। अभी भी कहाँ, मम्मी जी तो समझने को तैयार ही नहीं है। छोड़ो, डोसे का आनंद लो। दोनों बहनें डोसा खाकर अपने अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर दोपहर में उठती है और इडली बनाने लगती है। दीदी रात तक की इडली बना लेते ना, फिर रात के समय बाकी का काम कर लेंगे। हाँ रे। इधर रागिनी देखती है घर वैसा का वैसा पड़ा है, ना घर में झाड़ू लगे ना पोछा, और कपड़े भी वैसे के वैसे पड़े। भाग्य फुट गए मेरे, अभी बताती हूँ इन्हें। ठीक ना किया इन्हें तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। रागिनी रसोई में जाती है और देखती है कि बहुएं इडली बना रही है। इतने में ही रागिनी की बहन का फोन आता है और रागिनी उसे सारी बात बता देती है। तो अभी रुक और देख बहुएं तेरी कब साफ सफाई करती हैं, उसके बाद कुछ कहना, वरना तू अभी कुछ कहे और वो झट से कह देगी मम्मी जी बस जा ही रहते करने, आज डोसे का काम था ना, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं रागिनी, थोड़ी शांति रख। ठीक है दीदी, तुम कहती हो तो चुप रहती हूँ। आंचल और पूर्णिमा इडली बनाकर रख देती है दिन भर की, और फिर दोपहर का खाना लगाती है। संदीप और विकास तो अपने अपने काम पर रहते हैं। शंभू इडली खाकर बहुत तारीफ करता है। बहू इडली तो बहुत स्वाद है, एकदम नरम। थैंक यू पापा जी। रागिनी 2 इडली खाती है और कहती है, बहू मुझे तो डोसे दे दे। डोसे? डोसे का नाम सुनकर आंचल और पूर्णिमा के तोते उड़ जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। क्या हुआ, एक दूसरे को निहारती ही रहोगी या डोसे दोगी भी? वो मम्मी जी डोसे तो खत्म हो गए, सुबह जितना ही बनाया था, मसाला नहीं है। थोड़ा ज्यादा बनाना सीखो। अगर मैं सुबह खा लेती तो क्या होता? बहू के आने के बाद सास बैठकर खाती है और यहाँ लगता है मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। रागिनी 2 इडली खाकर रह जाती है। रागिनी और पूर्णिमा खाना खाकर अपने अपने कमरों में चली जाती है और अपने कपड़े आयरन करने लगती है। फिर शाम के समय दोनों बहुएं सो जाती हैं। रागिनी को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम के समय कौन सोता है? ये नहीं कि चाय बना कर दे सास के लिए, मेरे घर का नियम सब भ्रष्ट कर देगी ये दोनों। अब तो शाम हो गई, अब भला कब घर की सफाई करेगी ये दोनों, रात को इनकी क्लास लूंगी। रागिनी चाय बनाकर पी लेती है। फिर उठकर पूर्णिमा और आंचल बर्तन साफ करती है और फिर कपड़े धोने के लिए बैठ जाती है। बर्तन धोने के बाद पूर्णिमा आंचल से कहती है, दीदी अब चलो कपड़े धो लेते हैं, नहीं तो फिर कल सुबह ये दोनों क्या पहनेंगे। अरे रुक ना, क्या हड़बड़ी है, पूरी रात अपनी है, आराम से करेंगे, सूख जाएंगे कपड़े कल तक, वरना क्या एक ही जोड़ी कपड़ा थोड़ी ना है। इतने में संदीप और विकास घर आते हैं और संदीप कहता है, चाय पिला दो, आज बहुत थका हुआ सा लग रहा है, उसके बाद आराम से खाना खाएंगे। हाँ चाय पीने का मेरा भी मन हो रहा है। मैंने और दीदी ने भी चाय नहीं पी है, तो सबके लिए चाय बना लेती हूँ। पूर्णिमा सबके लिए चाय और पकौड़े बनाती है और सबको देती है। रागिनी को जैसे ही चाय देती है, रागिनी से रहा नहीं जाता और वो कहती है, ये कोई टाइम है चाय का, मुझे नहीं पीनी चाय। विकास और संदीप को समझ में आता है कि वो लोग थके हैं, इसी समय घर आते हैं, लेकिन बाकी सब तो यही रहते हैं, चाय सबके लिए बनाने की क्या जरूरत है। अरे सब अभी चाय पकौड़े खा लेंगे तो खाना कब खाएंगे? घर के नियमों को बदलने की कोशिश मत करो। मम्मी जी आपने और पापा जी ने चाय पी थी, लेकिन हमने नहीं पी थी। आपको नहीं पीना था तो नहीं पी थी, अब से आपके लिए नहीं बनाएंगे। आंचल इतना बोलकर रसोई में चली जाती है और शंभू रागिनी से कहता है, बहुओं से ज्यादा मुंह मत लगा करो, वरना खुद अपनी इज्जत खो दोगी। हाँ, अब मुझे बोलने का भी हक नहीं है, अब चाहे बहुएं घर में धुआं उठा दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। रागिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। इधर पूर्णिमा और आंचल कपड़े धोकर सुखाती है। फिर सबके खाने का वक्त हो जाता है। सबको खाना पीना खिलाकर घर की बहुएं सफाई में लग जाती हैं। दीदी अब से रात को ही सफाई करेंगे, दूसरे दिन घर साफ रहेगा। तभी तो सबके सोने के बाद सफाई की मैंने। अब मम्मी जी काम वाली नहीं रखेंगी तो क्या करेंगे हम? दीदी एक काम करते ना, कल सुबह का नाश्ता भी बनाकर रख देते हैं, सुबह बस उठकर सबको गर्म करके दे देंगे और इन दोनों का टिफिन पैक कर देंगे। ठीक है, फिर हमें नहाने की जल्दी भी नहीं रहेगी, वरना मुझसे ना उठती नहाया भी नहीं जाता। पूर्णिमा और आंचल नाश्ता बनाकर रख देती है और रात में सो जाती है। अगले दिन सुबह वो 10 बजे उठती है, तब तक नाश्ते का समय हो जाता है। उठते ही पूर्णिमा और आंचल सीधे रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता लगा देती है और अपने अपने पतियों का टिफिन पैक करके उन्हें देती है। अब पूर्णिमा और आंचल पूरे घर के नियमों को बदल देती है, दिन का काम रात में और रात का काम दिन में। इसी तरह महीने बीत जाते हैं और रागिनी के बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो जाती है। एक रोज वो शंभू से कहती है, मैं चली बनारस, अब मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं, बोल तो मैं सकती नहीं बहुओं का कुछ, और यह सब मुझसे देखा नहीं जाएगा।
मेरी रसोई में बिना नहाए धोए घुस जाती है दोनों। घर रात को साफ होता है। कभी मेरे राज में ऐसा नहीं हुआ। जो नहीं देखना था वो सब दिखा दिया इन दोनों ने। रागिनी अपना सामान पैक करने लगती है। तभी शंभू उसका हाथ पकड़कर रोकता है। तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? बहुएं अकेले सारा काम करना नहीं चाहती और तुम उन पर सब थोप रही हो। अब इसका एक ही उपाय है जिससे तुम्हारी बात भी रह जाए और बहुएं ये सब उल्टे काम ना करें। तो अब आप ही बताइए। काम वाली रख लो, वही वाली जो घर में शादी के समय थी। फिर तुम उनसे कपड़े, बर्तन और घर की साफ सफाई करवा लेना और तुम्हारी बहुएं खाना बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है, काम वाली रहेगी ना तब भी ये दोनों यही करेंगे, क्योंकि इनको उल्टा सीधा काम ही आता है। अरे एक बार करके तो देख लो। बहुएं नहीं मानेगी तो तुम फिर वही करना जो तुम्हें करना है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। रागिनी कामवाली को रख लेती है और कामवाली के आते ही घर का माहौल पहले की तरह हो जाता है और रागिनी घर की कमान वापस से संभाल लेती है। निधि अपने ससुराल की रसोई में खड़ी थी और गुस्से में बर्तन पटक पटक कर धो रही थी। साथ साथ वो बड़बड़ाती भी जा रही थी। सुबह से मम्मी जी बस एक काम कर रही हैं, कपड़े सुखाना। कितना बेवकूफ बनाती है मुझे। मैंने उतनी देर में सब्जी काट दी, बर्तन धो दिए और आटा भी गूंथ दिया और इनका अभी तक कपड़े सुखाना भी खत्म नहीं हुआ है। निधि ने इतना ही कहा था कि तभी निधि की सास कविता छत से उतरकर नीचे रसोई में आती है और निधि को अभी भी वहां खड़ा देखकर पूछती है, अरे बहू, खाना बन गया या नहीं? हाँ, बस तैयारी होने वाला है मम्मी जी, थोड़ी देर और। वाह, इतनी देर हो गई, मैं सारे कपड़े भी सुखा आई और तुम अभी तक खाना भी नहीं बना पाई हो। वाह, बहुत स्लो हो तुम। थोड़ा हाथ चलाने में तेजी लाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। जी मम्मी जी, और जल्दी करती हूँ। हाँ, चलो अब मैं आराम करने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। कपड़े सुखाते सुखाते मेरे तो कमर दर्द हो गए। उफ। कविता वहां से चली जाती है, मगर उसका ताना सुनकर निधि को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही कविता रसोई से बाहर चली जाती है। देखो तो इन्होंने छत पे जाके केवल कपड़े सुखाए और ये थक गई। और मैं क्या मशीन हूँ? इतनी देर से खाना बनाने में लगी हुई हूँ। गुस्से में निधि फिर से अपना काम करने में लग जाती है। जैसे तैसे सारा काम खत्म होता है और निधि को आराम करने का मौका मिलता है। लेकिन शाम को निधि की ननद घर पर आती है। अरे भाभी, कैसी हैं? बहुत कमजोर लग रही हैं। आजकल डाइटिंग शाइटिंग करने लगी हैं क्या आप? नहीं दीदी, घर में इतना काम पहले से ही है कि काम कर करके ही मैं पतली हो गई हूँ। डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह भाभी, ये भी अच्छा है। ऐसे तो जिम का खर्चा भी बच जाता होगा। लता की बात पर निधि हंसती है, मगर कविता ताना मारते हुए कहती है, अरे ऐसा कौन सा काम है घर में भाई जो मुझे नजर नहीं आता है? सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है। अरे माँ, आप अपना समय भूल गई हैं क्या, जब आपको सारा काम अकेले करना पड़ता था? बात तो ये है कि पहले मैं और फिर मेरी शादी के बाद भाभी आ गई, इसलिए बहुत लंबे वक्त से आपकी काम करने की आदत छूट गई है। इसलिए आपको काम करने का अंदाजा नहीं है अब। लता ने अपनी माँ को अच्छा जवाब दिया और इस बात से निधि भी मन ही मन बहुत खुश होती है। लता अक्सर अपनी भाभी का साथ देती थी, इसलिए निधि को वो बहुत पसंद थी और निधि की इस बात से कविता भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। हाँ भाई, तुम दोनों ननद भाभी तो एक ही हो। मैं तुम दोनों की ही सास हूँ ना, बुरी सास। क्या माँ, आप भी? अच्छा बताओ, खाने में क्या बनाओगी मेरे लिए? अपनी प्यारी भाभी रानी से ही पूछो ना। अरे दीदी, चिंता मत करो, आप सबकी पसंद का बनाऊंगी। ये हुई ना बात। निधि रसोई में जाती है और लता के लिए खाना बनाती है। लता उधर कविता से कहती है, माँ, किस्मत तो तुम्हारी ही है। कितनी अच्छी बहू पाई है तुमने। भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, यहाँ तक खुशबू आ रही है। अरे केवल अच्छा खाना ही नहीं बनाना होता है, जल्दी जल्दी भी बनाना होता है। अब देखो ना, 2 घंटे से खाना बना रही है लेकिन अभी तक कुछ तैयार नहीं हुआ है। अरे तो माँ, खाना बनाने में समय तो लगता ही है ना, ऐसे थोड़ी चुटकी बजाते ही सब तैयार हो जाता है। हाँ, और मुझे जो आधा घंटा लगता है उसका क्या, मैं तो झट से सारे काम कर देती हूँ। अरे अब आप महान है ना, आप जैसा कोई और है कहाँ? हाँ। यहाँ तो आम इंसानों की बात हो रही है ना। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और सब साथ बैठकर खाने लगते हैं। वाह, आज तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई है बहू ने। हाँ, ये सब लता के आने की खुशी में बना है। आहा, वरना ऐसे तो मैं आपको बहुत खराब खाना खिलाती हूँ ना। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। हाँ, बस करिए आप, वही ठीक रहेगा आपके लिए।
अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आता है और कविता जल्दी से उठकर छत की तरफ भागती है। यही देखकर लता कहती है, अरे मम्मी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अरे छत से कपड़े लाने। और कहाँ, इतनी ठंडी हवा चली है, इतनी मुश्किल से मैंने कपड़े सुखाए थे, और अभी अगर फिर से हवा और ओस के कपड़े गीले हो गए तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना बोलते ही कविता छत पर चली जाती है और कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। निधि ये देखकर मन ही मन सोचती है, देखो तो ये और इनके सूखे कपड़े, हाँ, ऐसे दिखाती है जैसे कि कपड़े सुखाना बहुत बड़ा काम है। मैं दिन भर इतना कुछ करती रहती हूँ लेकिन उसकी कोई पूछ ही नहीं होती है, मगर इन्हें देखो बिना वजह कपड़े कपड़े चिल्लाती रहती हैं और बस इनका शोर सुनकर लोग सोचेंगे कि ये कितना काम करती हैं। क्या हुआ निधि, कुछ कह रही हो क्या? जरा ऊंचा तो बोलो, हमें भी सुनाई दे। हाँ, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आप खाना खाइए ना, आपको और सब्जी दूं? नहीं, इतना ही काफी है। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन निधि सबसे पहले उठती है। अरे ये बाल्टी में तो धुले हुए कपड़े रखे हैं, ऐसा करती हूँ रसोई बाद में बनाऊंगी, पहले ये कपड़े छत पर डाल आती हूँ, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर मम्मी जी कपड़े सुखाने में कितनी मेहनत करती हैं। निधि कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत पर जाती है और वो देखती है कि छत पर बहुत प्यारी सुनहरी धूप खिली हुई थी। वाह, कितना अच्छा लगा सुबह सुबह छत पर आकर, इतनी प्यारी धूप खिली है। मैं तो उठकर सीधा रसोई में घुस जाती हूँ, तो रोज ये सुबह का सूरज मिस कर देती हूँ। और मम्मी जी को इससे शिकायत है? निधि जल्दी जल्दी कपड़े फैलाती है और फिर छत से वापस जाते वक्त सोचती है, बताओ इस काम में मम्मी जी थकती हैं और इस काम में उन्हें रोज 3-3 घंटे लगते हैं। अरे सब बहाने हैं बहाने, ताकि उन्हें नीचे का कोई काम ना करना पड़े। इससे अच्छा तो मैं ही ये काम उनसे ले लूं। नाश्ता बनाने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अरे वाह बहू, आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई और रसोई का सारा काम भी कर लिया और कपड़े भी फैला आई। हाँ मम्मी जी, अरे क्या बताऊं, इतना अच्छा लगा सुबह सुबह छत पर कपड़े डालकर, कितनी प्यारी धूप खिली हुई थी। आप बेवजह ही कहती हैं कि कपड़े फैलाना मुश्किल काम है। अरे एक दिन से इतनी जल्दी फैसला मत करो निधि, ये इतना आसान काम भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है मम्मी जी, मुझे तो लगा कि ये कपड़े सुखाने का काम बहुत आसान है। शायद आप ही अभी तक बहाने बनाती थी ताकि आपको घर के बाकी काम ना करने पड़े। निधि की ऐसी बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। बात को संभालने के लिए जतिन ने बोला, अरे ये तुम क्या कह रही हो निधि, ऐसा थोड़ी ना है। अब मुझे जो मन में आया सो मैंने कह दिया। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है ना तो फिर एक काम करते हैं, तुम कल से इस सर्दी में कपड़े सुखाओ और मैं घर के बाकी सब काम कर लूंगी। क्यों, ठीक रहेगा ना? हाँ, एकदम ठीक रहेगा, मुझे मंजूर है। अरे भाभी रुक जाइए, ये आप क्या कह रही हैं? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। हाँ बहू, अपनी सास के साथ चैलेंज मत लगाओ, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। सब निधि को बहुत समझाते हैं लेकिन निधि जिद में आकर कविता के साथ काम बदल लेती है और अगले दिन से कविता रसोई संभालने वाली थी और निधि कपड़े सुखाने वाली थी। अगली सुबह, आहा सवेरा हो गया, आज तो मैं 1 घंटा ज्यादा सोई हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस कपड़े ही तो सुखाने हैं। अब तो बाकी का सारा काम प्यारी मम्मी जी करेंगी। निधि जल्दी से उठती है और सारे गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है और फिर बाल्टी में गीले कपड़े भरकर छत की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी कविता उसे रसोई में जाती दिखती है। आज आएगा ना मम्मी जी को मजा, जब घंटा भर खड़े होकर नाश्ता बनाना पड़ेगा। निधि बाल्टी लेकर छत पर गई और एक एक करके सारे कपड़े फैलाने लगी। फिर से सुबह की हल्की ठंडी धूप थी लेकिन आज हवा भी तेज चल रही थी। ओह, आज तो बड़ी तेज हवा चल रही है। कल धूप गरम गरम थी तो फटाफट सारे कपड़े फैल गए थे, लेकिन आज तो ये ठंडी हवा मुझे आसानी से काम नहीं करने देगी। अब क्या करूं? निधि एक बार मन में विचार लाती है कि वापस जाकर कविता से ही कह दे कपड़े फैलाने को, लेकिन फिर उसे एक ख्याल आया, नहीं, ये मैं क्या सोचने लगी, अगर मैं झुक गई तो ये मेरी हार होगी और फिर मम्मी जी मुझे उम्र भर ताना मारेंगी। मैं खुद ही हिम्मत करके कपड़े सुखाती हूँ, अभी शरीर में गर्मी आ जाएगी। निधि कांपते हुए कपड़े तार पर फैलाती है और फिर जल्दी से नीचे जाती है। उसे भाग कर आते हुए कविता देख लेती है और हंसती है। क्या हुआ बहू रानी, लगता है कि कपड़े सुखाने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ, और क्या, इसमें भला क्या मुश्किल है जो मुझे दिक्कत होगी? आप तो आराम से नाश्ता बनाइए। निधि चिढ़कर चली जाती है लेकिन कविता के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि निधि की मुश्किलें तो बस शुरू हुई थी। निधि कमरे में जाकर लेट जाती है और जतिन से कहती है, कल के मुताबिक आज ज्यादा वक्त लग गया कपड़े सुखाने में। अरे क्या तुम भी निधि, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि ये जिद छोड़ दो, आराम से तुम वही काम करो जिसकी तुम्हें अभी तक आदत थी। हाँ, ताकि आपकी माँ मेरे ऊपर खूब हंसे
कि पहले तो बहुत कूद कर आगे आई थी कि मेरा काम करने, और अब एक ही दिन में हार गई। नहीं, मुझे हारना पसंद नहीं है। निधि की बात सुनकर जतिन मन ही मन कहता है, हारना तो तुम्हें है ही निधि, चाहे अभी हार मान लो या फिर 2-3 दिन बाद। क्या कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। जतिन डर के मारे निधि से कुछ कहता नहीं है और फिर जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन तभी, अरे निधि, ओ निधि, मेरी शर्ट कहाँ है? अरे अभी छत से लेकर आती हूँ, अभी तक तो सूख भी गई होगी। कल सारे कपड़े 2 घंटे में सूख गए थे, इतनी तेज धूप जो थी। अरे अब बातें मत करो निधि, जल्दी करो और शर्ट लेकर आओ, मुझे देर हो रही है। निधि भागी भागी जाती है और जतिन की शर्ट छूकर देखती है। अरे ये क्या, ये तो अभी तक गीली है, अब क्या करूं? निधि जल्दी करो ना। हाँ हाँ आई। निधि जल्दी से उस शर्ट को नीचे लेकर जाती है और उसे प्रेस करने लगती है। ओफो निधि, अब तुम इसे प्रेस क्यों कर रही हो? अरे बस हो गया, 2 मिनट रुकिए ना, ये अभी सूखी नहीं है ना। निधि जल्दी जल्दी में शर्ट प्रेस करती है और जतिन को दे देती है। फिर जतिन ऑफिस चला जाता है। तुम्हें क्या लगा था बहू, मेरा काम इतना आसान है क्या? धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस सर्दी के पल पल बदलते मौसम में कपड़े सुखाना कितना मेहनत का काम है, और फिर तुम्हें मेरी कदर समझ में आएगी। निधि बहुत ढीठ थी, उसे पीछे हटना गवारा नहीं था। लता देखती है कि निधि और भी कई कपड़ों को प्रेस कर रही थी। अरे भाभी, आप ये सब क्या करने में लगी हैं? अरे इस काम में तो आप मम्मी से 2 गुना वक्त लग रहा है आपको, आप छोड़ दो ना ये। नहीं नहीं दीदी, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं बस आजकल में हाथ में पकड़ में आ जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। बस आजकल में हाथ में पकड़ आ जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। आप भी नहीं मानोगी भाभी, चलो ठीक है, लाओ मैं आपकी मदद कराती हूँ। पूरा दिन पूरी रात निधि केवल कपड़े प्रेस करती और गीले कपड़े सुखाती है। रात को डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे निधि झपकी मार रही थी। क्या हुआ बहू, नींद पूरी नहीं हुई है क्या? नहीं, इसका सारा दिन तो कपड़े सुखाने में निकला है। बेचारी को ना तो कोई और काम करने का वक्त मिला और ना ही सोने का। क्या मम्मी, आप भी बेचारी ऐसी ही थक गई है, आप और उसका मजाक उड़ा रही है। छोड़िए ना, आप ही इसे समझाइए ना। मैं क्या ही समझाऊं, जिद तो इसी ने पकड़ी थी ना, तो अब इसे पूरा करने दो। निधि कविता की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो चुपचाप खाना खाकर सोने चली जाती है। सुनिए जी, जरा मेरे हाथ तो दबा दीजिए, बहुत दर्द हो गए आज गीले कपड़े उठा उठा कर। वाह, अब तुम मुझसे सेवा भी करवाओगी? जिद तुम्हारी और झेलूं मैं? आहा, मतलब कि जैसे मैं तो सारे दिन आराम ही कर रही थी। अरे मैंने जो इतने ढेर सारे कपड़े धोए, उसमें से आधे से ज्यादा तो आपके ही थे। हाँ, अब चुपचाप मेरे हाथ दबाइए। निधि की डांट के आगे बेचारा जतिन कुछ नहीं बोल पाता है। अगली सुबह कब हो जाती है निधि को पता ही नहीं चलता। निधि उठकर सीधा छत पर जाती है और देखती है कि आज हवा के साथ साथ घना कोहरा भी छाया हुआ था। ओफो, आज तो कपड़े सुखाने की कोशिश भी करना बेकार है। आज तो पहले से ही इतना ज्यादा कोहरा है, नीचे ही रस्सी पर डालकर कुछ इंतजाम करती हूँ। अरे नीचे ही रस्सी डालकर कुछ इंतजाम करती हूँ। निधि बाल्टी लेकर वापस नीचे जाने लगी और तभी कविता उसे सीढ़ियों पर ही टोकती है। अरे क्या हुआ बहू, वापस क्यों आ रही हो? कोहरा कितना घना है मम्मी जी, ऐसे में तो कोशिश भी करना बेकार है। सोच रही हूँ नीचे हॉल ही में रस्सी बांधकर कपड़े फैला दूं और फिर पंखा चला दूं। निधि की बात सुनकर कविता कहती है, नहीं नहीं, ये कोहरा तो अभी थोड़ी देर में ही छट जाएगा, तुम आराम से ऊपर कपड़े डाल कर आओ। क्या मम्मी जी, आप भी, छत पर कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है और आप कहती है कि कोहरा छट जाएगा। अरे रहने दीजिए, अब ये काम मैं कर रही हूँ ना, तो मैं ठीक से ही करूंगी। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। कविता नीचे चली गई। निधि ने हॉल में रस्सी बांधी, पंखा चलाया और गीले कपड़े एक एक करके टांगने लगी। कुछ देर बाद पूरा हॉल कपड़ों से भर गया। उफ, ये तो पूरा घर ही धोबी घाट बन गया है। इस वक्त अगर कोई घाट में आ गया तो क्या सोचेगा। बस जल्दी से ये सब कपड़े सूख जाए तो अच्छा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और लता का पति दरवाजे पर होता है। अरे भाभी, ये क्या, घर में ही लॉन्ड्री बना दी है क्या? ये नजारा तो कमाल का है। अरे नहीं 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 दामाद जी, वो तो आज कोहरा बहुत है ना, इसलिए कपड़े जल्दी से सुखाने के लिए मैंने ये सब किया है। तभी पीछे से लता, किशोर और कविता भी आ जाते हैं। अरे बाप रे, इतनी कड़ाके की ठंड में पंखा क्यों चला रखा है बहू? अरे मेरी बूढ़ी हड्डियां सह नहीं पाएंगी इतनी ठंडी हवा। अरे पापा जी, अब क्या करूं, मजबूरी है ना, वरना गीले कपड़े।
मजबूरी है ना, वरना कपड़े गीले ही रह जाएंगे। ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना प्लीज। कुछ देर बाद पंखे की हवा से एक शर्ट नीचे गिर जाती है और फर्श पर कपड़े के गीला पानी फैल जाता है। जैसे ही निधि उसे उठाने जाती है वो हल्का सा फिसलती है, लेकिन कविता उसे संभाल लेती है। आ बचाओ। अरे अरे संभल कर बहू, अभी फिसल जाती तुम, कैसे काम करती हो, अभी लग जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब निधि से रहा नहीं जाता है और आखिरकार वो बोल ही पड़ती है। ओफो, ये काम कितना मुश्किल है, मैंने गलती की इस काम को आसान समझकर। मम्मी जी, मैं अपनी हार मानती हूँ, मुझे माफ कर दो। सब लोग निधि को देखने लगते हैं और कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। फिर कविता उसे समझाते हुए कहती है, देखा बहू, सर्दियों में कपड़े सुखाना सिर्फ धूप में डालना नहीं होता, हवा, ओस, कोहरा सब देखना पड़ता है। कभी जल्दी उठकर धूप पकड़नी पड़ती है, कभी दोपहर तक इंतजार करना पड़ता है, इसलिए मुझे इसमें इतना वक्त लगता था। हाँ मम्मी जी, अब मुझे सब अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने गलती की कि आपके काम को आसान समझकर, और मुझे आज ये भी समझ में आ गया है कि जिसका काम उसी को साजे, और अगर कोई दूसरा करे तो डंडा बाजे। फिर सब एक साथ हंसने लगते हैं और अगले दिन से निधि वापस घर के बाकी काम संभालने लगती है और कविता अपने कपड़े संभालने की जिम्मेदारी उठा लेती है।